जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हालचाल। सब बढ़िया चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। चूंकि पिछली क्लास में मैंने प्रमुख रूप से आपको पूर्व इतिहास के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। याद रखें, यदि आप 2023 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाहते हैं तो सीधा जुड़ जाना है फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल और बेस्ट टीम के साथ देने का कार्य करता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत बेहतरीन ढंग से हम आपको इतिहास को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और स्टोरी टाइप से आपको सभी चीज़ों को क्लियर कराने का कार्य कर रहे हैं। मेरा प्रयास रहता है कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से इतिहास को रटा दूं, इतिहास को समझा दूं, प्रत्येक चीज़ को क्लियर कर दूं। यही मेरा उद्देश्य रहता है और इसी उद्देश्य के साथ मैं आपको पढ़ाने का कार्य करता हूं। चलते हैं आगे की ओर, बेहतरीन सी क्लास की ओर। कि आखिर आज हम क्या जानेंगे, तो आखिर आज हम जानने वाले हैं तीसरा अग्ल-मैसूर युद्ध के बारे में। आखिर तीसरा अग्ल-मैसूर युद्ध क्या था। अगर हम बात करें 1790 से लेकर 1772 की, ये बात है तीसरे अग्ल-मैसूर युद्ध के बारे में, ठीक है ना। तीसरे अग्ल-मैसूर युद्ध के बारे में तो प्रमुख रूप से आज इसी के बारे में हम जानने का कार्य करेंगे। आखिर तीसरा अग्ल-मैसूर युद्ध क्यों हुआ, आखिर इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी, प्रत्येक चीज को बेहतरीन तरीके से हम जानने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें 1790 से लेकर 1792 की, यह बात चर्चा होने का कार्य कर रहा है। यहाँ पर एक तरफ तो अंग्रेज लड़ रहे थे और दूसरी तरफ आपको बता दें मैसूर के शासक टीपू सुल्तान लड़ रहे थे। यह दोनों ही शासक आपस में वही बहुत जानदार शानदार हुआ करते थे और मैं आपको प्रमुख रूप से बताना चाहूँगा कि याद रखें, अगर हम प्रमुख रूप से इस चीज़ की चर्चा करें कि आखिर तृतीय अग्ल-मैसूर युद्ध क्यों हुआ था, तो अगर हम अग्ल-मैसूर के बारे में बात करें तो प्रमुख रूप से 4 अग्ल-मैसूर युद्ध हुए थे, जिनमें से अपन प्रथम पढ़ चुके हैं द्वितीय अग्ल-मैसूर युद्ध, और आज हम प्रमुख रूप से तृतीय मैसूर युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें, एक तरफ से अंग्रेज यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस तथा एक तरफ से टीपू सुल्तान लड़ रहे थे। टीपू सुल्तान वाकई में बहुत जानदार शानदार राजा हुआ करते थे। मैं आपको प्रमुख रूप से बताने का शासक हुआ करते थे। प्रमुख रूप से बताना चाहूँगा कि जब टीपू सुल्तान युद्ध भूमि में पहुंचे तो तृतीय अग्ल-मैसूर युद्ध को उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी, यानी तृतीय अग्ल-मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की विजय होने का कार्य किया गया था। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। यही युद्ध रंगपट्टनम की संधि के समाप्त हुआ। मैं बार बार कहता हूं कि अंग्रेज बहुत दिमागदार व्यक्ति हुआ करते थे। जब भी युद्ध में विजय हुआ जाया करते थे या हार जाया करते तो एक संधि के साथ वो युद्ध समाप्त होता था। और प्रत्येक संधि को आपको मैंने बेहतरीन ढंग से पढ़ाने का प्रयास किया है, तो प्रत्येक संधियों को पढ़ लीजिएगा। अगर एग्जामिनर पूछे कि बताइए तृतीय अग्ल-मैसूर युद्ध की जो संधि थी वो तृतीय अग्ल-मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि यह श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ यह समाप्त होने का कार्य कर रहा था। एग्जामिनर इस प्रकार भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए तृतीय अग्ल-मैसूर युद्ध किन किन के बीच में हुआ, तो टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हुआ। जिनमें से विजय किसकी हुई, तो कहना सर जो विजय हुई वो अंग्रेजों की विजय होने का कार्य किया। फिर एक नया व्यक्ति आया जिसको हम जानते हैं जॉन सॉर के नाम से। ये भी बहुत दिमाग लगाया करता था। मैं कहता हूँ ना हर बार हर क्लास में कि ये जो अंग्रेज होते थे ये वंशज ही अंग्रेजों का है भाई साहब, ये वंश ही अंग्रेज है, पूरा वो ही सिस्टम ही गड़बड़ बना रखा है। तो ये जॉन सॉर्क जो था ये भी बहुत दिमागदार व्यक्ति हुआ करता था। इसके समय में एक युद्ध हुआ था जिसको हम बोलते हैं खुर्द का युद्ध। क्या होता है कि ना सर खुर्द का युद्ध, और एग्जामिनर यहाँ पर बहुत बेहतरीन ढंग से पूछता है कि बताइए खुर्द का युद्ध कब हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भैया खुर्द का युद्ध है ना वो 1795 में हुआ था। कब हुआ था कि ना सर 1795 में खुर्द का युद्ध हुआ था। इसके बाद अगर हम आगे प्रमुख रूप से बात करें तो याद रखिएगा इनमें प्रमुख रूप से मराठा और इसके बाद हैदराबाद की जो हैदराबाद था, इन दोनों के बीच में लड़े थे। क्योंकि क्या हुआ था मैं आपको एक विस्तृत बात बताना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा समझिएगा। जब तीसरा अग्ल-मैसूर युद्ध हुआ तो तीसरे अग्ल-मैसूर युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने वाले जो व्यक्ति थे वो मराठा और हैदराबाद था। इन्होंने साथ दिया क्योंकि अंग्रेजों की बहुत बेहतरीन सी चाल थी। वो जानते थे अगर हम टीपू सुल्तान से अकेले लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे। वो बहुत बेहतरीन ढंग से जानते थे। उन्हें कहीं ना कहीं एक बड़ी शक्ति का साथ चाहिए था। तो उनको जो शक्ति दिख रही थी वो एक थी मराठा और दूसरा था हैदराबाद। तो उन्होंने दोनों से संधि की और दोनों को अपना मित्र बनाकर टीपू की सुल्तान यानी अग्ल-मैसूर युद्ध में लड़ने का कार्य किया। यहाँ पर टीपू सुल्तान
की हार हो जाती है और मराठा और हैदराबाद के साथ के सहयोग के कारण ही टीपू सुल्तान की हार होती है। जहां अपने ही अपने को काटने को उतारू हो, वहां किसी चीज को क्या कर सकते हैं। एक बार लोहा और सोने में बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी कि मैं भी पिटता हूं और तू भी पिटता है, लेकिन तुझे दुख ज्यादा क्यों होता है और तुझे तुझे दुख ज़्यादा क्यों होता है। तो लोही ने बड़ा सिंपल सा आंसर दिया कि जब अपने ही अपनों को पीटते हैं तो दर्द तो होता ही है। गैरों से हम क्या क्या उनका तो काम ही है पीटना, लेकिन अगर अपने ही अपने को पीट दें तो कहीं ना कहीं दर्द तो होता है। उसी प्रकार आपने देखा होगा कि जब लोहा होता है, लोहे को लोहे से ही पीटा जाता है, ये आप समझिएगा। तो यहाँ पर अपने ही अपनों को मार रहे हैं, तो भैया भारत गुलाम क्यों ना हो, ये गुलाम तो होना ही था। ऐसी परिस्थितियाँ ही उत्पन्न हो गई थी कि भारत गुलाम समझ लो बन ही चुका था। बड़ी परिस्थितियाँ विकट चल रही थी, बड़ी समस्याएं चल रही थी। अब तो ऐसा लग रहा था कि कब भारत की स्वतंत्रता का सूरज उदय होगा। सभी लोग आंखें तरस रही थी कि अब कहीं ना कहीं हम स्वतंत्र हो जाएं। अब चीज़ें, अभी भी इन लोगों को चीज़ें पूरी तरीके से एहसास नहीं हो रहा है कि हम गुलाम बन रहे हैं, अभी नहीं हो रहा है। जब ये पूर्णतः गुलाम बन जाएंगे तब उन्हें चीज़ों का एहसास होगा कि ये तो अब तो चीज़ें हमारे हाथ से निकल गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक वो भी समय था जब अल बुकर आया था। अल बुकर कह रहा था अरब की सेना से कि भैया मुझे केवल और केवल व्यापार कर लेने दिया जाए, उसके बदले में मैं टैक्स भी दूंगा। बस आपको पता होगा, सॉरी, डी अल्मीड़ा आया था, जिसके अनुसार उसने बताया था कि देखो भैया, डी अल्मीड़ा आया था, डी अल्मीड़ा आया था और कह रहा था देखो भैया हमें केवल और केवल व्यापार कर लेने दिए जाए। लेकिन प्रमुख रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब अल बुकर आया तो अल बुकर ने क्या किया, गोवा के शासक यूसुफ आदिल शाह से, क्या कहना सर, गोवा के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनने का कार्य किया। यही महत्वपूर्ण था। आप लोग इस बात को बेहतरीन ढंग से समझ रहे होंगे कि किस प्रकार यहाँ पर बड़े आराम से, बड़े मित्रता के भाव से कि हम आपके हैं और हम आपके हैं सनम, और हम आपके हैं सनम, और इसी तरीके से आपको काट लिया जाता था। इस बात का आपको स्वयं अंदाज़ा नहीं होता था कि वो कब आपको गुलाम बनाकर भारत में घुस चुके हैं। ये चीज़ का आपको एहसास ही होने नहीं दिया। डी अल्मीड़ा जो था वो भीख मांगते हुए आया था, कह रहा था कि सर कृपया करके मुझे व्यापार कर लेने दी जाए। इसके ही द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी लाई गई थी। और जब अल बुकर का आया तो अल बुकर ने ही गोवा के शासक यूसुफ आदिल शाह को, ये सारी चीज़ें मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है वो जाइएगा और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिएगा। जो अलबुकर आया, अलबुकर ने गोवा के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनने का कार्य किया। एक तरफ तो ये हाथ जोड़ रहे हैं, एक तरफ आपका शासन छीन रहे हैं, तो आपको खुद अंदाजा होना चाहिए कि किस प्रकार की चीज़ें बदल रही थी। लेकिन इन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था। यहाँ पर इस तरीके से लोग अपने ही अपनों का साथ ना देने के लिए थे कि तुम्हारा नुकसान हो रहा है, कहीं हमारा थोड़ी ना हो रहा है, तुम्हारा राज्य जा रहा है, मेरा राज्य थोड़ी ना जा रहा है। इस तरीके से अंग्रेज़ों ने आपसी फूट डालकर लोगों को, उनके राज्यों को हड़पने का कार्य किया है। लेकिन चीज़ें समझ में ही लोगों को नहीं आ रही थी। अब यहाँ पर स्वयं देख लो, मराठाओं ने अंग्रेज़ों का साथ दे दिया, हैदराबाद ने साथ दे दिया। अब एक फिर युद्ध करवा दिया गया और ऐसा कहा जाता है इतिहासकार के द्वारा कि युद्ध कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की साजिश ही थी, क्योंकि ये दो बड़ी महाशक्तियाँ थीं। ये शक्तियों को शक्तियों से लड़ाने का कार्य करते थे और अपनी मतलब की बात निकालने का कार्य करते थे। फिर एक युद्ध हुआ है जिसका नाम बोलते हैं खुर्द का युद्ध। क्या नाम है? खुर्द का युद्ध। यह मराठा तथा हैदराबाद के बीच में हुआ और इस युद्ध में बहुत बेहतरीन ढंग से एक बात कही गई। इस समय जो बंगाल का गवर्नर था वो जॉन सॉर्क था। जॉन सॉर्क ने बहुत बेहतरीन ढंग से दोनों से कहने लगे कि देखो भैया, हैदराबाद जी सुन लो और मराठा जी सुन लो, दोनों के बीच में हम नहीं बोल सकते हैं। हम तटस्थ रहेंगे, हम हस्तक्षेप की नीति को अप्लाई करेंगे, हम आप लोगों में से किसी का भी साथ नहीं देंगे। आप भी हमारे मित्र हैं और आप भी हमारे मित्र हैं, कहने के मित्र हैं केवल और केवल। एक्चुअली में हैदराबाद और मराठा दोनों लड़ मरेंगे, दोनों बड़ी शक्तियां खत्म हो जाएंगी, हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। अंग्रेजों का ये सोचना था।
अंग्रेज कहने लगे कि देखो भैया ऐसी बात है कि हम तटस्थ रहेंगे, हम आहस आ हस्तक्षेप की नीति अपनाई। क्या अपनाई? तटस्थ और हस्तक्षेप की नीति अपनाई कि ना ही तो हम आपका साथ देंगे और ना ही तो हम आपका साथ देंगे। हम तटस्थ रहेंगे, ना ही तो आपकी तरफ से बोलेंगे और ना ही तो आपकी तरफ से बोलेंगे। आप जाने और आपका मामला जाने। अब दोनों को कहीं ना कहीं चीज़ें अभी भी समझ में नहीं आ रही हैं और ये युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा फिर जो व्यक्ति आया था, आप देख रहे हैं लोगों की दोगलापंथी देख रहे हो आप, कतई जहर लेवल की थी। एक तरफ तो इनके साथ से अगले मैसूर युद्ध को जीत लिया और जब दोनों को एक दूसरे के बीच में दुश्मनी पैदा कर दी और दुश्मनी पैदा करने के बाद इन दोनों को ही लड़वा दिया और कहने लगे हम तो तटस्थ रहेंगे। बड़े ईमानदार बन गए, बड़े ऐसे मित्र बन गए जैसे कि लगते हों कि बिल्कुल आपका ही साथ देने के लिए आए हों। आगे अगर हम बात करें तो फिर से एक भाई साहब व्यक्ति आए और जिनको बोलते हैं लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली की अगर बात करें तो 1798 से लेके 1805 तक ये भारत में रहे और इसने सहायक संधि को आरंभ किया था। सहायक संधि की नीति को आरंभ किया था विद्यार्थियों, सहायक संधि की नीति को आरंभ किया था जिसमें रेजिमेंट एवं रेजिडेंट दिए जाते हैं। रेजिमेंट को देखने वाला अध्यक्ष, क्या रेजिमेंट को देखने वाला अध्यक्ष रेजिडेंट, ठीक है ना। ये सहायक संधि प्रारंभ करी तो एग्जामिनर बहुत बेहतरीन ढंग से आपसे पूछता है कि बताइए कि सहायक संधि किसने प्रारंभ की थी। तो सहायक संधि है जो वो लॉर्ड बेलेसली के द्वारा प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड बेलेसली के द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगर हम बात करें सहायक संधि के बारे में तो सहायक संधि स्वीकार कर लिया, कुछ लोग तो ऐसे ही डर गए और सहायक संधि पर हस्तक्षेप कर गए, सिग्नेचर कर गए, हस्ताक्षर कर गए, क्योंकि अब अंग्रेजों का जो दबदबा था कहीं ना कहीं बहुत बढ़ चुका था। अंग्रेजों से बहुत लोग भयभीत हो चुके थे। कुछ लोग तो अंग्रेजों को देखकर उनके कहने पर ही अपना शासन वासन सब उनको दे दिया करते थे। सहायक संधि जो थी, सहायक संधि सिर्फ इसी पर थी कि भैया या तो तुम हमसे युद्ध करो, नहीं तो अपना राजपाट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रख लो। सहायक संधि का मतलब सीधा सीधा था, लेकिन बड़े बड़े जो दावेदार थे वो अपने घुटनों पर तैनात हो गए, अंग्रेजों से हार मान गए, बिना लड़े ही सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। ऐसे व्यक्तियों को मैं तो कहता हूँ मरना पसंद करते, लेकिन सहायक संधि को वसूलना पसंद मत करते। सर आप उस वंश के हैं, आप उस जगह के हैं जहाँ पर सर कटवा दिया जाता, लेकिन सर झुकाना मंजूर नहीं होता। लेकिन इन लोगों को कौन समझाए, इतनी सी बात इन्हें समझ में नहीं आई और बड़े आराम से इनने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। सबसे पहला जो व्यक्ति था वो हैदराबाद ही था जिसने 1798 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। ऐसे लोगों को मैं धिक्कार है जो बिना लड़े ही अपनी हार को स्वीकार कर लेते थे कि नहीं भैया आप अंग्रेज हैं, आप बड़ी शक्ति हैं। भाई आपको उन दिनों को भी याद करना चाहिए कि ये जो अंग्रेज है ना अपने ही चंद टुकड़ों पर जीवित रहा करते थे, आज यही हम पर शासन कर रहे हैं। अरे भाई साहब आप हार जाते तो हार जाते, कम से कम हम आपको सम्मान की दृष्टि से आज पढ़ा रहे होते, लेकिन आप हमारी नज़रों से उसी समय गिर गए जब आपने सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर लिए कि हम सहायक संधि को स्वीकार करते हैं। हैदराबाद सबसे पहला, आपको बता दें, सबसे पहला सल्तनत थी, हैदराबाद सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार करने वाला था जिन्होंने सन 1798 में सहायक संधि पर स्वीकार किया था, सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। हमारे मन में तो सम्मान और अमरता का भाव तब भी रहता जब अंग्रेजों से आप हार जाते, शायद आप मर भी जाते, लेकिन हम आपका दिल से सम्मान करते। लेकिन आप तो बिना लड़े ही हार को मान रहे कि नहीं हम तो हारना पसंद करेंगे, अंग्रेजों के गुलाम बनना पसंद करेंगे। धिक्कार है तुम लोगों को, इतनी सी बात समझ में नहीं आती। पिंजरा तो पिंजरा होता है, चाहे वो सोने का हो और चाहे वो लोहे का हो, ठीक है। फिर उसके बाद मैसूर भाई साहब भी टपक आए। 1799 ईस्वी में मैसूर जी ने भी सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। जब कहते नहीं है एक के पीछे एक लगते चले गए, ये तो भेड़ बकरी थे, जैसी एक भेड़ जहां आगे जाती है ना सारी भेड़ें उनके पीछे चली जाती हैं। इनको हम भेड़ ही बकरी कहेंगे कि हैदराबाद के पीछे भागे चले जा रहे हैं सब लोग। 1799 मैसूर ने भी सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। इसके बाद 1801 ने अवध ने भी अवध ने भी सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। 1804 की संधि
और 1804 में सिंधी ने भी स्वीकार कर लिया था। 1802 में पेशवाओं ने भी सहायक संधि को स्वीकार किया। 1802 में वेनिस की संधि आई थी। 1805 में जयपुर, जोधपुर, कोटा ने भी सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। अब इनको हम भेड़ बकरी ना कहें तो क्या कहें कि भेड़ों के पीछे जैसे देखा होगा ना, एक भेड़ जहाँ जाएगी सारी भेड़ें वहीं उसी के पीछे जाती जाती हैं। ये भी ऐसा ही है भाई साहब, ये भी ऐसा ही है। ये जैसे हैदराबाद भागा, हैदराबाद के पीछे पीछे मैसूर भाग गया, मैसूर के पीछे अवध गया, अवध के पीछे सिंधी, पेशवा, अब जयपुर, जोधपुर, कोटा सभी ने क्या किया, सहायक संधि को स्वीकार करने का कार्य किया। इतिहास को जब मैं पढ़ाता हूँ कहीं ना कहीं बहुत दुखी हो जाया करता हूँ, क्योंकि मुझे इन लोगों से ऐसी आशा नहीं होती है कि ये चंद चंद अंग्रेजों से डरकर, भाई कोई कुत्ता है घर के में तो कुत्ता भी शेर होता है, कोई कुत्ता बाहर का अगर आपको काट कर भाग जाता है आपको लिए बड़ी शर्म की बात है। अगर आपने इतनी शक्ति उन्हें दे ही क्यों दी, आखिर उनका दबदबा इतना बनना ही क्यों दिया, आपको तब समझ में नहीं आ रही थी कि जब अंग्रेज आपके ऊपर आपकी सल्तनतों पर, आपके आस पड़ोस के राज्यों को हड़प रहे थे, आप क्या सो रहे थे उस समय। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आज इसकी नैया डूबी है तो कल मेरी भी बारी आएगी, उस नैया डुबाने वाले को ही पहले ख़त्म कर देना चाहिए सभी लोगों को मिलकर। लेकिन कौन समझाए लोगों को, बड़े दुखों के साथ कहना पड़ता है कि 1798 में हैदराबाद ने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। एग्जामिनर बहुत बेहतरीन ढंग से पूछता है कि बताइए हैदराबाद ने सबसे पहले सहायक संधि किसने स्वीकार की थी, वो थी हैदराबाद ने, और कब की थी, कहना सर 1798 ईस्वी में। उसके पीछे पीछे आ गए भाई साहब मैसूर भैया, मैसूर ने भी, अगर एग्जामिनर पूछे कि बताइए मैसूर में सहायक संधि को स्वीकार कब किया था, तो मैसूर ने सहायक संधि को 1799 में स्वीकार करने का कार्य किया था। इसके बाद पूछे अवध ने सहायक संधि को स्वीकार करने का कार्य कब किया था, कहना सर 1801 में। ठीक, 1801 में अवध ने भी सहायक संधि पर स्वीकार करने का कार्य किया था। सिंधी ने 1804 में स्वीकार किया। इसके बाद पेशवा जो थे 1802 में इन्होंने स्वीकार कर लिया। 1905 की अगर बात करें तो जयपुर, जोधपुर, कोटा सभी ने ही अंग्रेजों के सामने अपना सिर झुकाने का कार्य किया। धिक्कार है ऐसे लोगों पर, भले मुझे बुरा लगता है ऐसे लोगों के लिए कहने के लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो अपने परिवार को नहीं बचा सकता वो आखिर क्या कर सकता है जीवन में। मेरी नज़र में तो कुछ भी नहीं कर सकता। जो अपने परिवार का ख्याल नहीं रख सकता वो आखिर उसको जीने का भी कोई अधिकार नहीं है। सही रहा, इन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली। इधर इनका तो ठीक ही है कहानी, हम कुछ कह नहीं रहे, अब बात ये है कि ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं। फिर उसके बाद मैसूर का 1799 मैसूर का चौथा युद्ध हुआ, जिसमें मैसूर के शासक टीपू सुल्तान तथा आपको बता दें अंग्रेज लॉर्ड बेलिजली आए, और इसको प्रमुख रूप से हम कल चर्चा करेंगे। आखिर मैसूर के युद्ध में क्या हुआ, सभी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से जानने का प्रयास करेंगे। अगर एग्जामिनर पूछे कि बताइए सहायक संधि को किसने प्रारंभ किया था, तो सहायक संधि को लॉर्ड बेलिजली ने प्रारंभ किया था। और लॉर्ड बेलिजली का अगर वो शासनकाल पूछे तो कहना सर 1798 से लेकर 1805 तक लॉर्ड बेलिजली का शासन रहा। इस बात को आपको पता होना चाहिए बहुत बेहतरीन ढंग से। अब आप बताइएगा किस प्रकार की क्लास लगी। बहुत जानदार शानदार तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास किया था मैंने कि सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़, बिल्कुल एक एक चीज़ डाउट बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। अब चलते हैं एक बार रिवीजन की ओर, फिर चलेंगे क्लास की समाप्ति की ओर। अगर हम बात करें रिवीजन की तो त्यागल मैसूर युद्ध की बात करेंगे। 1790 से लेके 1792 तक रहा। इनमें अंग्रेज तथा मैसूर लड़े। मैसूर से टीपू सुल्तान तथा इसके अलावा अंग्रेज लॉर्ड कॉर्नवालिस, मराठा तथा हैदराबाद। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। इस युद्ध में रंगपट्टनम की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। अगर हम बात करें जौनसौर की तो जौनसौर खुर्द के युद्ध हुआ 1795, जिसमें मराठा तथा हैदराबाद दोनों लड़े। इस युद्ध में बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो जॉन सौर था। इस युद्ध में जॉन सौर ने हस्तक्षेप की नीति को अपनाया। इसके बाद लॉर्ड बेलिजली आए, इन्होंने नस्त नाबूद कर दिया, भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, भारत को चुरमा बना दिया इनने भाई साहब ने। ऐसे लोगों पर तो भाई साहब ये दिख जाए ना तो बीच चौराहे पर गोली मार दूं मैं तो। लॉर्ड बेलिजली 1798 की बात करें, 1798 से लेकर 1805 तक रहे। इसने सहायक संधि की नीति को प्रारंभ किया था, जिसे रेजिमेंट या रेजिडेंट कहते हैं। इसके अलावा बात करेंगे सहायक संधि स्वीकार की सन 1798 में। हैदराबाद सबसे पहला इन सहायक संधि को स्वीकार किया था। 1799 में मैसूर ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। 1801 में अवध के ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। 1804 में सिंधी स्वीकार किया था।
सिंधियों ने स्वीकार किया था 1802 में, पेशवाओं ने 1805 में, जयपुर, जोधपुर, कोटा सभी जगहों ने स्वीकार कर लिया था। अगर हम बात करें 1799 के बारे में तो 1799 में मैसूर का चौथा युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रमुख रूप से टीपू सुल्तान और अंग्रेज लॉर्ड वेलेस्ली लड़ रहा था। इस युद्ध की बात करें तो इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हो गई भैया। अब टीपू सुल्तान, हमें लगता है कहीं ना कहीं अब इनकी कहानी न बढ़ने वाली है भाई साहब। टीपू सुल्तान में इसकी मृत्यु हो गई। मैसूर के युद्ध में आखिर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। यह बहुत व्यक्ति था, मैं इसका सम्मान करता हूँ कि इसने मरना पसंद किया लेकिन सहायक संधि को स्वीकार करना पसंद नहीं किया। ठीक है ना, सहायक संधि वही 1799 में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न हो गया सहायक संधि के बीच में ही, आप कह सकते हैं। तो फिर इन्होंने युद्ध ही रेफर किया कि भैया हम लड़ाई लें तुमसे, सहायक संधि के तेल लेवे। तो लड़ाई वड़ाई हुई फिर 1799 मैसूर की युद्ध में, और मैसूर फिर अंग्रेज फिर विजय हो गए। लेकिन ठीक है, विजय हो गए, भले टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम कठपुतली बनकर तो नहीं रहना पड़ा टीपू सुल्तान को। वो शान से जिया और शान से मरा, यही बड़ी चीज़ें होती हैं। आप लोगों से भी हम कहते हैं कि एक बढ़िया सी जॉब लो और अपने जीवन में आगे बढ़ो और एक ऐसा मुकाम हासिल करो कि लोग हैं ना जो आपको देखें, और देखने के लिए उनको अपनी गर्दन को उठाना पड़े, तभी चीज़ें बहुत बेहतरीन ढंग से आपको जीवन में समझिएगा कि आज हमने शायद जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया है और बहुत प्राप्त कर लिया है। जब तक आपके जाने से किसी और जगह की शोभा ना बढ़ जाए, तब तक आप मत समझिएगा कि आप अभी तक सफल हो चुके हैं। सफल जब ही अपने आप को मानिएगा जब आपकी कहीं पर जाने से उस जगह की वैल्यू बढ़ जाए और उन लोगों का सम्मान बढ़ जाए, तभी चीज़ें बढ़िया लगती हैं। ठीक है, इन्हीं चंद शब्दों के साथ अब विदा लेना चाहूँगा। विदा का समय हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन करते रहिएगा। कल फिर से मिलेंगे इसी टाइम पर, इसी समय पर, बहुत जानदार शानदार क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, आगे की क्लास के साथ बहुत बेहतरीन ढंग से फिर से आपको चीज़ें समझाऊंगा डिटेल में। और हिस्ट्री जो थी आपको बढ़िया तरीके से, आराम से, बढ़िया तरीके समझा रहे हैं, चिंता मत करो बसरते। ठीक है, तो जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करके आएँ अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।